Good morning, sir. Yes, good morning, all of you. GGIC सरोसा भरोसा विद्यालय, हुसैनाबाद लखनऊ, सैनिक स्कूल लखनऊ, राम जानकी विद्यालय। Yes, sir. राम जानकी विद्यालय तैयार है? Yes, sir. कॉन्ग्रुएंसी से सवाल पूछेंगे। एक्सरसाइज 8.2 या नया पाठ वृत्त शुरू किया जा सके, ठीक है? तो Yes, sir. 8.2 से आप कुछ पूछना चाहते हैं Yes, sir. नया पाठ शुरू करना चाहते हैं? सर पूछना है। सर 7 नंबर। 7th 8.2 में ये जो नई किताब है इसमें 7th नंबर नहीं है, फिर सवाल पढ़कर बोलो। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर। पता चल गया इस नई किताब का वो छठा सवाल है। यस सर। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हुआ करता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। छठा फ्रॉम 8.2 और आगे आज का कार्य शुरू करें। तो ये छठा सवाल 8.2 का और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ठीक है, याद रहे। ABC एक त्रिभुज है जिसका C समकोण है। ABC एक त्रिभुज है, C जिसका समकोण है, ठीक है। तो फिर A B पर ही हाइपोटेन्यूज आएगी क्योंकि C पर समकोण बना है। आइए, इतनी पहली बात हुई। कर्ण AB की मध्य बिंदु M से होकर, कर्ण AB की मध्य बिंदु M, कर्ण AB की मध्य बिंदु, कर्ण AB की मध्य बिंदु M, ठीक है। मध्य बिंदु M से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा AC है, ठीक है। BC के समानांतर खींची गई ये मध्य बिंदु है। M being midpoint, यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। इसके रेखा खींची गई है ऐसे, ठीक है। M से एक रेखा खींची गई जो BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। यहां से जो पैरेलल लाइन बनाई गई है वो AC को D पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। दर्शाइए कि 3 बातें हैं। पहला, ठीक है, पहली चीज, और दूसरी, तीसरी, D भुजा AC का मध्य बिंदु है। D, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC, ये पहला पार्ट है। अब याद रहे, ठीक है। और क्या ध्यान दें, क्या कहा गया था? मिड पॉइंट थ्योरम, फिर से याद दिलाएं, देखो ध्यान से, ABC, ठीक है, क्लियर। अब उन्होंने कहा कि मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट ये क्या कि आदि मध्य बिंदु ज्वाइन कर दिए गए। इफ D is a line joining the midpoints of two sides AB and AC, then it will be parallel to the third side BC and half of that. तो अभी कहा DE parallel to BC एक, ठीक है, और DE half BC, ये चीज आ जाएगी। और साथ में गिवन क्या था? D and E मिड पॉइंट्स, ठीक है, D एंड E आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स है रेस्पेक्टिवली AB और AC के। तो थ्योरम ये कहती है। अब कन्वर्स क्या कहता है थ्योरम का? वही यहाँ इस सवाल में अप्लाई करने जा रहे हैं, वही इस सवाल में अप्लाई करेंगे थ्योरम का कन्वर्स। थ्योरम का कन्वर्स यूं शुरू होता है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर यदि रेखाखंड चलेगा तो वो तीसरी भुजा को बाइसेक्ट कर देगा। कन्वर्स है थ्योरम का क्या? कि मध्य बिंदु से यदि एक रेखा किसी भुजा की चले, वो दूसरी के समानांतर चले तो तीसरी को बाइसेक्ट करेगी। ये कन्वर्स है थ्योरम का।
ठीक है, इसमें लिया कि डी, केवल डी ही मिड पॉइंट है, ठीक है, एक डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, एंड यहां से हम एक पैरेलल लाइन ले जा रहे हैं डी के मध्य बिंदु से, ठीक है, ए बी के मध्य बिंदु डी से एक पैरेलल लाइन ले जा रहे हैं डीई, ये पैरेलल ले गए। तो थ्योरम में दोनों ही पॉइंट्स मिड पॉइंट थे, उनको ज्वाइन किया था, तब कहा था, वक्तव्य मिला था कि फिर डी बीसी के पैरेलल होगी और डी बीसी की आधी भी होगी। अब की बार यस सर। मिड पॉइंट से केवल एक मध्य बिंदु लिया गया और दूसरी भुजा के पैरेलल चल पड़े, ठीक है, तो डी पैरेलल टू बीसी, तो इसका इम्प्लीकेशन था डीई बाइसेक्स एसी, डीई बाइसेक्स, डीई बाइसेक्स एसी, एसी को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, क्लियर, हाँ, ओके, आइए, तो डी मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट है, इन्होंने कहा कि एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो ट्रायंगल ए सी बी में भुजा ए बी जो इसमें कर्ण के रूप में है, ठीक है, भुजा ए बी के मध्य बिंदु एम से बीसी के पैरेलल लाइन चली है, ठीक है, उसमें लिखा है समानांतर खींची गई है, देखो, ठीक, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समानांतर खींची गई, ठीक है, तो एम डी ये भी गिवन था, ये भी गिवन है कि एम से समानांतर खींची गई, एम डी हैज बीन ड्रॉन पैरेलल टू बीसी, ये भी गिवन है। तो अब आइए पहले में, क्या एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, MD is parallel to BC, all these two things are given है ये, ठीक है, then according to converse of midpoint theorem, according to converse, केवल इतना ही लिखिए, converse of midpoint theorem, ऐसे ही बस, इससे ज्यादा नहीं लिखा जाता, ठीक है, हाँ, then according to converse of midpoint theorem, MD will bisect AC, MD will bisect, ठीक है, MD will bisect AC, AC को बाइसेक्ट कर देगी, मतलब क्या हुआ, D is the midpoint of AC, D is the midpoint of AC, ठीक है, क्लियर, ये बात आती है। अब दूसरा पार्ट है इसका, MD इज परपेंडिकुलर टू AC, सेकेंड पार्ट आ रहा है, और सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट यहां लेंगे, क्या, MD इज पैरेलल टू AC, MD परपेंडिकुलर टू AC, पैरेलल नहीं, दूसरे पार्ट में सवाल के प्रूव करना है कि MD पैरेलल होगी AC के, ठीक है, तो MD AC के परपेंडिकुलर होगी, पैरेलल बोल गया गलती से, MD परपेंडिकुलर टू AC, अब क्या हुआ, MD BC के पैरेलल है, MD BC के पैरेलल थी, गिवन था, और AC परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है, तो यहां लिखें, क्या उत्तर बनेगा, क्या ये उत्तर बनेगा कि MD पैरेलल जा रही है BC के, एंड AC परपेंडिकुलर टू BC, AC तो BC के परपेंडिकुलर है, और जब AC BC के परपेंडिकुलर है और MD BC के पैरेलल जा रही है, तो अंततः सीधी बात आ गई, from these two facts that MD is parallel to BC, MD BC के साथ पैरेलल चल रही है, और BC जब AC के परपेंडिकुलर हो गई तो MD भी चूंकि BC के पैरेलल चली है, देखो MD BC के पैरेलल है और BC AC के परपेंडिकुलर है, देखो ऐसे MD BC के पैरेलल और BC AC के परपेंडिकुलर, तो ये तो दोनों सीधी एक ही दिशा में पैरेलल जा रही हैं,
ठीक है। तो फिर जब उसमें से एक बीसी एसी के परपेंडिकुलर है तो एमडी भी एसी के परपेंडिकुलर हो गई। इसके अलावा नहीं लिखना है, इसी का इम्प्लीकेशन मिला। एमडी पैरेलल टू बीसी, बीसी परपेंडिकुलर टू एसी इंप्लाइज एमडी परपेंडिकुलर टू बीसी, यही आ गया। अब तीसरा पार्ट बचा है। तीसरे पार्ट में CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB, CM इज इक्वल टू MA। CM बनानी पड़ेगी भाई, ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि पहले से नहीं था। CM कह रहे हैं MA और हाफ AB, ठीक है। तो MA तो M मिड पॉइंट था AB का, तो M तो हाफ AB होगी ही होगी, पहले से गिवन है। इसमें हमें कुछ और तथ्य जुटाने नहीं है। कई बार हो रहा है कि सवाल में सॉल्यूशन लिखते वक्त तथ्यों को और निकालना पड़ता है निष्कर्ष के रूप में। इस सवाल में सीधे सीधे अवगत हो रहे हैं। पहले में कन्वर्ट सीधा सीधा दिखा, दूसरे में अपने आप आ गया कि परपेंडिकुलर हुआ, तो सवाल सरलता लिए हुए है, ठीक है। बस थोड़ी विविधता है इसलिए अच्छा बन जाता है। आइए, तो MA इज हाफ AB, ये तो सेकंड स्टेटमेंट है उसी का, कंबाइंड स्टेटमेंट का। फिर CM इज MA, CM इज MA, ये और ये बराबर, ठीक है। तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं वापस, ठीक है। थर्ड पार्ट अब कहां पर लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा, छोटा सा ही है, ठीक है। एक ही जगह पर सॉल्यूशन आ जाए इसके प्रयास में रहेंगे। चलिए अब देखिए, MD पहले से हम सिद्ध कर चुके दूसरे पार्ट में कि वो BC के परपेंडिकुलर लिख दी गई, BC के परपेंडिकुलर लिख दिया, AC के परपेंडिकुलर लिखना है, यस सर। AC के परपेंडिकुलर लिखना है। BC के तो पैरेलल चल रही थी, तो कह रहे थे ना MD पैरेलल टू BC, BC परपेंडिकुलर टू AC, तो MD भी AC के परपेंडिकुलर हो गई। जब परपेंडिकुलर हो गई तो यहाँ 90 डिग्री बन गए, ठीक है। यस सर। थर्ड में हम कहेंगे कंसिडरिंग ट्रायंगल ADM, ठीक है, ट्रायंगल ADM, ठीक है। और उसके बाद फिर ADM के साथ CDM, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CDM, ये दोनों ट्रायंगल्स ले रहे हैं। अगर इनकी कॉन्ग्रुएंसी लिख सकेंगे, सर्वांग समता, तो उससे फिर संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो इनकी सर्वांग समता लिखना चाहते हैं। अब कैसे लिखें, तो एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री बना रहे हैं, दोनों बराबर हो गए, कारण MD पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर टू AC लिख चुके हैं दूसरे भाग में, फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, ये बात यस आई। सर। अच्छा, जब 90 हो गया तो राइट हाइपोटेन्यूज या साइड लग सकता है, ये देख लिया जाए। और D पहले से ही मिड पॉइंट घोषित हो चुका, किसमें, पहले पार्ट में। तो फिर AD बराबर CD, क्यों, D मिड पॉइंट है, तो ये भी कह लें AD बराबर CD कह सकते हैं, क्यों, फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट SD इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का D मिड पॉइंट है, इसलिए AD और CD बराबर हो गए फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और वो पहले पार्ट में कह चुके हैं और सिद्ध भी हो चुका। अब क्या हुआ, 90 डिग्री 90 डिग्री, ये AD बराबर CD, और ये तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। DM इज इक्वल टू DM, ये आ गया, कॉमन बन गई, ठीक है। DM और DM बराबर जा रहे हैं, ये कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन साइड है, ठीक है। तो RHS की भी जरूरत नहीं है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, देयरफॉर ट्रायंगल ADM इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM, CDM के कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे, द रूल SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और उसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा, बाई CPCT, ठीक है। CPCT क्या कहेगी, ये कहेगी कि अब संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो संगत भाग में हम उन्हीं को बराबर कहते हैं जो हमें कहा जाता है कि ये दर्शाइए, ठीक है। क्या दर्शाने को कहा गया, CM इज
MA अपने आप आ गया कि जब ये राइट ट्राइंगल्स दोनों सर्वांग सम हो गए तो जो कर्ण बची थी वो बराबर होगी, हमें वही पूछा गया है। Therefore by CPCT we can see here now CM is AM, ठीक है, Yes. SM is MA और ऑलरेडी MA क्या है, ए बी का आधा है, क्योंकि एम मिड पॉइंट था ए बी का मिड पॉइंट एम गिवन था, इसलिए हम आसानी से लिख सकते हैं हाफ ए बी। और उसमें भी हम कारण क्या लिख दे, कारण ये यहां लिख दे कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। Yes, sir. क्लियर। हाँ, सवाल अब उतार ले समझते हुए, Okay, sir. लिख लीजिए, फिर वृत्त पर बात शुरू कर सकते हैं। यदि अन्य कोई सवाल अब कॉन्ग्रुएंसी से अभी फिलहाल नहीं पूछना है, अब जब अभ्यास के दरमियान आएंगे, ठीक है, तब ये पूछेंगे। जिज्ञासा Yes, sir. उत्पन्न कर रहा, नया पाठ यदि जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा हो तो नया पाठ शुरू कर सकते हैं, वृत्त दैट इज सर्कल। तो अब नया पाठ शुरू करें। Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। Yes, sir. सर्कल, Circle. वृत्त, देखिए सीधे प्रमेय लिखना शुरू की हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर का कोण अंतरित करती है, सबटेन, ठीक है। आइए पहली थ्योरम लेके चलते हैं। पहले चाप और जीवा समझ लें। ए बी, ठीक है, ए से परिधि पर ही है और बी तक आए हैं। ए से बी तक यदि परिधि पर ही आए, ठीक है, तो आर्क ए बी, चाप ए बी, आर्क ए। लेकिन ए से बी की ओर आए और परिधि पर हैं, तब की बात हुई परिधि, ठीक है, परिधि पर चले हैं। लेकिन अब अगर P से Q दूसरी चाप लेते और दूसरी चाप लेकर उन दोनों बिंदुओं को जोड़ देते, ठीक है, तो अब परिधि पर नहीं आए, चाप पी क्यू ली और चाप पी क्यू, आर्क पी क्यू के बिंदु P से परिधि पर नहीं चले और सीधी लाइन Q तक गई, P टू Q, ये आया लाइन सेगमेंट और हिंदी में जीवा कहलाएगी, ठीक है ना, जीवा, ठीक है। जीवा किस महान खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है, ये किसका नाम है, किसने अपनी बेटी का नाम जीवा रखा, याद करिए, ठीक है। Yes, सर्कल, sir. अच्छा, तो आइए पी क्यू, अब कॉर्ड हो गई, तो पहली थ्योरम, ठीक, पहली थ्योरम ला रहे हैं और वो कॉर्ड पर कही गई और वो कह रहे हैं इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। पहली थ्योरम, अगर दो कॉर्ड जीवाएं बराबर हैं, दो कॉर्ड जीवाएं बराबर हैं, ठीक है, क्लियर, दो जीवाएं यदि बराबर है तो सेंटर पर बराबर का एंगल सबटेंड करती हैं, ठीक है, अंतरित करती हैं। देखिए ये कॉर्ड, दो कॉर्ड अगर इक्वल हैं, ए और बी यहां पर, ठीक है, और सी और डी ये ऐसे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये कहा गया दो कॉर्ड यदि इक्वल हैं तो वो वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, जो कोण बनाती हैं सेंटर ओ पर, ये कोण बनेगा और केंद्र पर अंतरित किया गया कोण ए बी के द्वारा ये 1 है, ठीक है।
और दूसरा, ठीक, मतलब एंगल AOB is the angle subtended by the chord AB at the center, एंगल AOB, ठीक है। ना तो ये एंगल और ना तो ये एंगल B यहाँ बेस पर जो बने हैं ये नहीं कहे जाते, सेंटर से जब जोड़ेंगे तो एंगल AOB is the angle subtended by the chord AB at the center, ठीक है, वो एंगल 1। और फिर से अब CD के बारे में भी वही है, इसने एंगल 2 बनाया। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। तो ऐसी छोटी छोटी थ्योरम्स इसमें काफी हैं और उनके आधार पर पाठ में सवाल बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। तो सारी थ्योरम्स एक साथ लेकर चलनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्लियर? ठीक उसी तरह से जैसे एक शॉपकीपर अपनी पूरी दुकान को लेकर मंडे टू सैटरडे बैठता है, ठीक है, पूरी यस दुकान सर। एक साथ लेकर बैठता है, पार्शियल ऑर्डर में अपनी दुकान लेकर नहीं बैठता, ठीक है, पूरी दुकान के साथ एक साथ बैठता है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम सब्जेक्ट की लर्निंग में होते हैं तभी हमें पूरी सारी वस्तुएं एक साथ मस्तिष्क में रखनी है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अन्य जगहों पर भी जीवन में ऐसा है, ठीक है। एक मेडिकल स्टोर है, अब जिस क्षेत्र का वो मेडिसिन रखता है, स्पेशलिस्ट है, उस क्षेत्र में मान लीजिए वो कार्डियोलॉजी के आसपास, ठीक है, कार्डियक सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स, उनके आसपास की दुकान है, तो विशेष क्षेत्र की दवाएं दिल से संबंधित उसकी दुकान में होंगी और वो सभी को लेकर बैठता है, ऐसा। तो वही पाठ यहाँ आ रहा है कि सारी थ्योरम्स बहुत सारी एक साथ रहेंगी, उनको साथ रखना होगा, ठीक है। एंगल 1 इज एंगल 2, दिस हैज टू बी प्रूव्ड, और AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। यदि दो जीवाएं बराबर हैं तो सेंटर पर, केंद्र पर जो वो कोण बनाएंगी वो बराबर होंगे, ठीक है। ये आया टू प्रूव, ये चलेगा। अब प्रूफ क्या हो सकता है? अभी हम जिस पाठ को पढ़ चुके हैं वो सर्वांग समता है, ठीक है। सर्वांग समता क्या, कैसे यहाँ अप्लाई हो? तो बचपन से आदत पड़ी हुई है कि अब तो वृत्त में आ गए, तो वो पीछे का पाठ जो सर्वांग समता था त्रिभुजों का, वृत्त कर रहे हैं और यहाँ त्रिभुज आ गए बीच में, ये कैसा? तो यही कह रहा हूं कि घर की तरह जुड़ी रहती है, ठीक है। किचन से काम खत्म हुआ, लिविंग रूम में पहुंच गए, ठीक है, मैच देखने लगे, ठीक है, ऐसा। वही चीज यहाँ पर आ रही है, क्या कि सब जुड़ा हुआ है, वृत्त पढ़ना शुरू किया और त्रिभुज की ओर लौटना पड़ गया, क्या? सर्वांग समता को लेकर। चलिए आइए देखिए क्या हो रहा है। हम देखते हैं ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल COD। अब यस हम क्या पाएंगे इनमें? देखें, OA इज इक्वल टू OD कह सकते हैं, क्यों? दोनों ही रेडियस हैं, OA इज इक्वल टू OD, रेडियस के बराबर है, ठीक है, रेडियस R, ठीक है, रेडियस R लिख भी सकते हैं, R R R और R, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं OB बराबर OC है, OB बराबर OC है, दोनों ही रेडियस है, ये भी। तो ये दो रेडियस होने के कारण दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई। और एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में सोचे, हमें सोचना है। और यस तीसरी बात, ये तो हमें प्रूव करना है, हम SAS रूल की ओर, ठीक है, नहीं एल्योर हो सकते कि भाई अब हम कहने 1:2, हमें 1:2 प्रूव करना है, टू प्रूव। तीसरी चीज मिल रही है, तीन तथ्य ही चाहिए, AB और CD भी बराबर है, ये तो गिवन है। तो पता चला कि ट्राइंगल AOB, देयरफॉर ट्राइंगल AOB is now congruent to triangle COD, COD के congruent हो गया by SSS, तीनों ही भुजाएं दोनों त्रिभुजों की परस्पर बराबर है। ये रेडियस हो गई दो भुजाएं, इसलिए बराबर हो गई, और AB और CD बराबर गिवन है पहले से। तो पता चला कि अब बाई CP CT हमें जो जरूर
जरूरत है उसे कह लेंगे। देयरफॉर बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अब ये पता चला थ्योरम से, और सवालों में इसका प्रयोग रहेगा क्या कि अगर कॉर्ड्स बराबर दिखेंगी तो फिर वो केंद्र पर बराबर का कोण बनाएंगी। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज आल्सो ट्रू। अगर जीवाएं कॉर्ड्स, ठीक है, अगर जीवाएं, अगर ये आर्क AB या कॉर्ड AB, ठीक है, कुछ भी कहें, ठीक है, तो कॉर्ड अगर इक्वल हैं, कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो केंद्र पर बराबर का कोण बनाएंगी। कॉर्ड यदि ऐसा करें कि केंद्र पर बराबर का कोण बना रही हो तो फिर हम कहेंगे कि वो क्या, अगर बराबर का कोण बना रही हैं तो इक्वल होंगी। और कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, पिछले वाक्य में मैं शायद इक्वल नहीं बोला था, कॉर्ड ही कह गया था, लेकिन थ्योरम यही कह रही है कि कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी। कन्वर्स आएगा थ्योरम का कि कॉर्ड्स अगर केंद्र पर बराबर का कोण बनाएंगी तो वो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो ये भी लिख दिया जाए कि कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स भी ट्रू है, वो गलत नहीं होगा। मतलब क्या कि इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंगल्स, if the angles subtended by the chords at the center are equal, then the chords must be equal. तो AB is equal to CD हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि कोण बराबर सबटेंड करती कॉर्ड्स जीवाएं तो फिर वो बराबर होती। और थ्योरम क्या कह रही है कि यदि जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र पर बराबर का कोण बनाती हैं, केंद्र पर बराबर का कोण बनाती है। एक थ्योरम कवर हुई और इससे आप आगे 9.1 शुरू कर सकते हैं। 9.2 की ओर भी हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। और 9.2, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल, ठीक है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। 9.2 उसका प्रतिलोम है थ्योरम का 9.1 का। और तुरंत देखो 9.1 एक्सरसाइज आ गई है। लेकिन केंद्र के जीवा पर लंब एक थ्योरम और ले सकते हैं, समय देख ले तो 9.2 के लिए भी थ्योरम लेंगे और दोनों एक्सरसाइजेस एक साथ शुरू करेंगे। हाँ, तो इसको लिख लीजिए। SSS से पूरा किया गया थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है, ये ध्यान रखिए, जरूरी बात लिख लीजिए पूरा थ्योरम क्या कह रही है। और फिर 9.2 के लिए भी एक थ्योरम दे देते हैं, उसमें भी सिंपल कॉन्ग्रुएंसी है। सिंपल कॉन्ग्रुएंसी लिखते ही तुरंत दिख जाएगी, जैसे ही स्टेटमेंट आएगा तुरंत दिख जाएगा कि ऐसा होगा ही, क्योंकि सर्वांग समता तुरंत दिख जा रही है। जैसे इसमें दिख गई कि दोनों रेडियस हैं और कॉर्ड तीसरी इक्वल कही गई है, तीनों भुजाएं बराबर हो गई इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए एंगल इक्वल हो गए। आइए अब 9.2 के लिए जो पहली थ्योरम है, केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। ये थ्योरम सर्कल पर सवालों को करने के लिए इतनी ज्यादा अप्लाइड है, कुछ कहने को नहीं। देखिए ये भी पूरी हुई जा रही, जब तक सर आएंगे केमिस्ट्री की तब तक ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब ये आई थ्योरम 9.3, ठीक है। अब आइए जीवा कंसिडर की, एक जीवा ए बी। तो स्टेटमेंट क्या है, किसी जीवा पर केंद्र बिंदु से, किसी जीवा पर केंद्र बिंदु से यदि लंब डाली गई, किसी भी जीवा पर केंद्र बिंदु से लंब डाली गई और वो m मान, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल a perpendicular has been dropped on the chord AB, ठीक है। chord AB पर सेंटर O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की गई है। अब क्या कह रहे हैं, तो गिवन क्या है, क्योंकि इस थ्योरम का भी
कन्वर्स जो है ट्रू रहेगा। गिवन में यहां पर है OM has been drawn perpendicular to AB। तो अब टू प्रूव क्या है, टू प्रूव ये है क्या कि AM is equal to BM, AM is equal to MB, ये प्रूव करना है। दैट इज OM बाइसेक्स AB को समद्विभाजित कर देगी। अब प्रूफ क्या है, सरल सा। अब यहां पर सर्वांग समता आसान आसान मिलती जाएगी, क्योंकि पार्ट तो सर्कल का है, थ्योरम उसकी चलेगी और टूल्स के रूप में सर्वांग समता लिए रहनी पड़ेगी। सर्वांग समता पार्ट की त्रिभुज वाले की यहाँ पर टूल्स के रूप में रहेगी। ठीक है, तो आइए अब ज्वाइन कर दें OA और OB। ठीक है, तो अब इसमें हम कह सकते हैं प्रूफ के लिए कंस्ट्रक्शन लिखें अलग से या ना लिखें, सीधे यही कह दें ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइन कर दें, ज्वाइन और टू A एंड B, A और B से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आइए अब ट्रायंगल मिल गए, कौन से, ये ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, ये ट्रायंगल मिल गए। ठीक है, ओके, ये ठीक है। चलिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करें, क्या हो रहा है। OA इज इक्वल टू OB तो तुरंत दिख जाएगा, OA इज इक्वल टू OB तुरंत दिखा। ठीक है, क्या कि रेडियस है इसलिए। अच्छा, अब OM परपेंडिकुलर है तो हम आसानी से ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये दोनों 90 डिग्री है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन से कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये गिवन था, ऐसा दिया हुआ है। जब कहा है कि लंब डाली गई है तो 1 और 2 90 डिग्री होंगे ही होंगे। अब ये आ गया, अब और क्या देख सकते हैं, ये देखें एक एंगल यहां हो गया। अब राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड RHS ही लग पाएगा, क्योंकि ये अब दोनों में कॉमन है। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई OA एंड OB, रेडियस सर्विंग एज हाइपोटेन्यूज हियर आल्सो। ठीक है, हाइपोटेन्यूज भी है, कर्ण भी है, तो 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज एंड साइड OM दोनों में है, साइड के रूप में जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, OM ये साइड के रूप में सर्व कर रही है। ठीक है, कॉमन भी है। ठीक है, ठीक, ये कॉमन भी है। अब क्या आया, तो फिर ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB। ठीक है, therefore triangle OMA is congruent to triangle OMB। किस रूल से, RHS रूल से। ऐसा कुछ नहीं बना, क्यों, राइट ट्रायंगल मिले, हाइपोटेन्यूज मिली थी, फिर एक ही साइड मिल पाई है, इसलिए ऐसा हुआ कि RHS लिखनी पड़ी है। याद रहे RHS बनेगा क्यों, हाइपोटेन्यूज रेडियस बनी। ठीक है, और साथ में 90 डिग्री दोनों ही ट्रायंगल में था तो राइट ट्रायंगल बने, और एक साइड कॉमन मिली और वो साइड के रूप में हो गई। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड दोनों में कॉमन सर्व कर रही है OM। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर बाय CPCT हमें जो जरूरत है वही लिख लेंगे। अब जब CPCT हो गया कि संगत भाग सर्वांग समत्रिभुजों के बराबर हुआ करते हैं, हम कह लेंगे कि AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB। ठीक है, क्लियर, ऐसा हो गया। तो AM और MB बराबर आ गए, प्रूव्ड। और थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है कि यदि हम ये पाएं
कि OM ने आकर AM और MB बराबर कर दिया। OM ने आकर AM और MB बराबर कर दिया तो AM परपेंडिकुलर होगी। अभी क्या था, OM परपेंडिकुलर थी तो AM और MB बराबर हुआ। OM परपेंडिकुलर थी तो AM और MB बराबर हुआ थ्योरम में। अब कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, कन्वर्स भी ट्रू है और वो क्या कहेगा, कन्वर्स ट्रू निकलेगा तो उसमें ये बात आएगी कि यदि क्या OM, इफ OM बाइसेक्ट्स AB, अगर OM बाइसेक्ट कर दे किसको, AB को, इफ OM बाइसेक्ट्स AB देन OM इज परपेंडिकुलर टू AB, थ्योरम का कन्वर्स भी ये आ गया क्या कि यदि OM AB को बाइसेक्ट कर देगी तो OM AB के परपेंडिकुलर होगी। सवाल जो थ्योरम लिखी गई लिख लीजिए और कन्वर्स को भी ट्रू मार्क कर दीजिए। थ्योरम का स्टेटमेंट दे रहा है OM is perpendicular to AB, hence its consequence is AM is equal to MB. But the converse says if OM bisects AB, then OM will be perpendicular to AB. ये लिख लीजिए, ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।